Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of economies of scale. क्या मतलब है economies of scale का? There are two types of scaling. The first one is the economies of scale and second one is known as the diseconomies of scale. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इट इज द कॉस्ट एडवांटेज दैट एंटरप्राइजेस ऑब्टेन ड्यू टू देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन विद कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्केल. इट अप्लाई टू अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस सिचुएशंस एंड एट वेरियस लेवल्स सच एज प्रोडक्शन, प्लांट और एन एंटायर एंटरप्राइज. कुल मिला के ये किसी भी फर्म के लिए एक कॉस्ट एंटरप्राइज है जिसको कोई भी एंटरप्राइज ऑब्टेन कर सकती है ड्यू टू देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन. जैसे जैसे वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करती चली जाती है या अपने स्केल को इंक्रीज करती चली जाती है, उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है वो डिक्रीज होती चली जाती है. होता क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पर ऑपरेट कर रही होती है तो उस समय उसका नंबर ऑफ यूनिट्स कम प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ज़्यादा होती है. लेकिन जब वो अपने स्केल को लगातार बढ़ाती चली जाती है, आउटपुट के स्केल को लगातार इंक्रीज करती चली जाती है, तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो लगातार कम होना स्टार्ट हो जाती है. तो जब कॉस्ट पर यूनिट कम होना स्टार्ट हो जाए तब हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम देते हैं. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में और डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस में इसको अप्लाई किया जा सकता है. डिफरेंट लेवल्स पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है. जैसे इसको आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, किसी पर्टिकुलर प्लांट पर अप्लाई कर सकते हो या कंप्लीट एंटरप्राइज पर भी अप्लाई कर सकते हो. कुल मिला के यहाँ केस क्या बनता है, देयर इज अ केस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. अगर आपकी कॉस्ट लगातार रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज मिल रहा है. इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं. ये डायग्राम मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और बाई एक्सिस पर मैंने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट किया है. एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इसका शेप कैसा होता है, इट इज यू शेप्ड. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अंडर द डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स. तो इन कॉस्ट कर्व्स में जो एवरेज कॉस्ट है इट इज यू शेप्ड एज यू आर लुकिंग इन द डायग्राम. तो दिस इज द डायग्राम. ये आपको यू शेप दिखाई दे रहा है, क्लियर. अब इस यू शेप में जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, दिस एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड इट इज बिकमिंग मिनिमम एट द पॉइंट पी एंड आफ्टर दैट इट इज अगेन इंक्रीजिंग. जब आउटपुट आपका OQ1 था देन यू आर हैविंग द कॉस्ट इक्वल टू OC1. जब आपका आउटपुट OQ1 से बढ़कर OQ2 हो गया देन योर कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस फ्रॉम OC1 टू OC2. और जब आपका आउटपुट OQ3 हो गया तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है एंड देन इट बिकम्स OC3. यानी कि यहाँ पर आप जैसे जैसे आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हो, यानी दिस इज द एडवांटेज ऑफ द इंक्रीजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन. तो जब आप अपने स्केल को इंक्रीज कर रहे हो तो उसके बेसिस पर आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है. तो दिस पर्टिकुलर डिक्रीजिंग कॉस्ट results in the economies of scale. The unit costs are falling as output increases from Q1 to Q2 then Q3 and this situation is known as the economies of scale. It is clear from the diagram. In this way, when we are saying that average cost starts falling as output increasing, then economies of scale occur. अब यहाँ दो टाइप के economies of scale possible है. The first one occurs due to the internal economies of scale and second one arises due to the external economies of scale. So first we will talk about the internal economies. Internal economies क्या होती हैं? These are the economies which are arising due to the efforts of the organization. ये वो economies होती हैं जो organization के efforts की वजह से arise होती है. यानी कि internal economies of scale happen when a company cuts cost internally, so they are unique to that particular firm.
This may be the result of the sheer size of company or because of decision from the firm's management. Larger companies may be able to achieve internal economies by lowering their costs and raising their production levels because they can buy resources in bulk, have a patent or special technology, or they can access more capital. It means that when the firm is successful in cutting its cost internally, यानी कि इंटरनल लेवल पर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कट करने में कामयाब हो जाती है तब इंटरनल इकोनॉमीज अकर होती हैं। अगर किसी कंपनी का साइज लार्ज है और वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है तो वो इस एडवांटेज को गेन कर सकती है। स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करने वाली कंपनीज इस एडवांटेज को गेन करने में कैपेबल नहीं होती हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपनीज क्या कर सकती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज को गेन कर सकती हैं और इसे गेन करने के लिए वो डिफरेंट लेवल पर अपनी कॉस्ट को कम कर सकती हैं। जैसे वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती हैं। जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होते चली जाएगी। वो रिसोर्सेज को बल्क क्वांटिटी में परचेज कर सकती हैं। जब बल्क क्वांटिटी में परचेज करेंगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो परचेजिंग कॉस्ट होगी पर यूनिट वो कम से कम आएगी। वो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती हैं या पेटेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती हैं। इसके साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को एसेस कर सकती हैं जिससे उन्हें उस पर कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट एफर्ट्स को फॉलो करते हुए ये कंपनीज जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करती हैं वो कॉस्ट को कट करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज ले सकती हैं। अब अगर हम इन फर्म्स की बात करें तो डिफरेंट इंटरनल इकोनॉमीज को किस तरह से फॉलो किया जा सकता है, इसके डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल मतलब क्या होता है, जब फर्म अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो हमें क्या करना पड़ता है, मॉडर्न मशीन्स और सुपीरियर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना पड़ता है। यानी ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक के बेसिस पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को फॉलो करना आसान नहीं होता है। इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स को फॉलो करना पड़ता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में मशीन्स का यूज करते हो और प्रोडक्शन को फॉलो करते हो तो क्या होता है, आपको एफिशिएंसी का एडवांटेज मिलता है। यानी कि इन मशीन्स की एफिशिएंसी मैक्सिमम लेवल पर होती है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कॉस्ट को पर यूनिट के बेसिस पर मिनिमम लेवल तक ले जा सकते हो, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में ये पॉसिबल हो जाता है। तो दिस इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू द टेक्निकल एफिशिएंसी। सेकेंड में बात करता हूं, सेकेंड वन इज द मैनेजरियल इकोनॉमीज। मैनेजरियल इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, अ लार्ज स्केल फर्म कैन अफोर्ड टू एंगेज कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट एंड क्वालिफाइड एंड एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट। उसे अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को फॉलो करना है। तो इसके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही हैं, ये एक एफिशिएंट और एक्सपर्ट मैनेजमेंट को हायर कर सकती हैं क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो एक्सपर्टाइज नॉलेज है। तो इसके बेसिस पर उनके द्वारा जो डिसीजंस फॉलो किए जाएंगे वो बहुत यूनिक होंगे और बिल्कुल सटीक होंगे, एक्यूरेट होंगे, और उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इजी वे में और एफिशिएंट वे में अचीव करने में कैपेबल होगी। द नेक्स्ट वन इज दैट इज द मार्केटिंग इकोनॉमीज। क्योंकि जब हम लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज स्केल में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल कराती हैं और इस बेसिस पर क्योंकि इनकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम होती है तो ये अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटिव वे में सेल करने में सक्सेसफुल रहती हैं। अपनी कॉस्ट पर यूनिट को कम से कम होने की वजह से इनके प्राइस पर यूनिट भी क्या होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं और इसके बेसिस पर ये मार्केट में मैक्सिमम लेवल तक अपने प्रोडक्ट को सेल करने में कैपेबल होती हैं। इसके साथ साथ इनको जो अपने गुड्स अवेलेबल कराने होते हैं कंज्यूमर्स तक, उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ करती हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करती हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करती हैं क्योंकि बल्क में अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती हैं। तो इसी वजह से हर केस में जो इनकी पर्टिकुलर मैक्सिमम इनको एडवांटेज मिलता है और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाती हैं। यानी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट भी इनकी कम से कम आएगी। तो इस तरीके से मार्केटिंग में ये क्या करती हैं,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गेन करती हैं बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल। क्लियर। द लास्ट वन इज द फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमीज कैसे गेन होगी इनके लिए, क्योंकि इनको अगर फंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लार्ज स्केल पर ऑपरेशन चल रहे हैं, तो लार्ज स्केल पर ऑपरेशन से अकॉर्डिंग इनको ह्यूज अमाउंट या ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस ह्यूज कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कम से कम इंटरेस्ट पर इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को अरेंज कर सकती हैं और इनकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम लेवल तक उनको बियर करनी होती है। इसी वजह से इनको फाइनेंशियल इकोनॉमीज का एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज साइज ऑफ फर्म, इन फर्म की रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। क्योंकि ये क्या करती है, ये उस टाइप की एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा फोकस करती हैं जहां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके, और रिस्क को खत्म करने के लिए ये डिफरेंट टाइप के पॉलिसी मेजर्स को भी फॉलो करती हैं। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर। क्योंकि एक लार्ज फर्म के पास लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, तो इसके बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप की सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स को रन कर सकती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को चीप हाउसेस प्रोवाइड कर सकती हैं, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं, अपने वर्कर्स की फैमिलीज़ के लिए उन्हें डिफरेंट टाइप के रिक्रिएशन क्लब्स अवेलेबल कर सकती हैं। इसके साथ साथ इन्हें डिफरेंट टाइप की और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकती हैं, जिसके बेसिस पर ये इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर को भी गेन कर लेती हैं। ये केवल और केवल लार्ज स्केल फर्म के साथ में ही पॉसिबल है, जब ये सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पर कंटिन्यू करने में कैपेबल हो जाती हैं उस केस में। एंड द लास्ट वन इज द इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च। अगर मैं एक लार्ज फर्म की बात करूंगा, तो एक लार्ज फर्म के पास लार्ज रिसोर्सेज होने की वजह से दैट पर्टिकुलर कंपनी इज कैपेबल ऑफ रनिंग इट्स ओन रिसर्च लैबोरेटरी एंड कैन एम्प्लॉय ट्रेन्ड रिसर्च वर्कर्स। ये अपनी खुद की एक रिसर्च लैबोरेटरी रन कर सकती है और उसमें वो ट्रेन्ड रिसर्च वर्कर्स को एम्प्लॉयड कर सकती है। उसके बेसिस पर वो मार्केट में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट टेक्निक और प्रोडक्शन को सर्च करती रहती है और उसके बेसिस पर अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट को अर्न करती रहती है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी वर्कआउट करती है जो कोई भी उसका कॉम्पिटिटर फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास खुद की एक रिसर्च लैबोरेटरी है या उसके पास खुद की एक रिसर्च टीम है जो उसे मार्केट में होने वाले चेंजेस के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती रहती है और उसके बेसिस पर वो मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग क्विकली अपने प्रोडक्ट में चेंजेस को फॉलो करती है, जिसके बेसिस पर उसको अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन होते हैं और उसकी सेल्स कभी भी डाउन नहीं होती है। तो दिस इज द इकोनॉमीज ड्यू टू द रिसर्च known as economies of research. So in this way, these are the internal economies due to the efforts of the organization itself. Okay. अब जो external economies of scale है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।